नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है अपने संभव के इस सीरीज़ में, जहां हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग अपने 5वें सीरीज़ में हैं, जहां आज हमें काफ़ी कुछ बात करना है। लेकिन ये जो अभी सेशन है, यहाँ भी आप बात देखेंगे तो तथ्यात्मक बातें ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमें बात करना है मूर्त और अमूर्त जितने भी हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पपेट्री के बारे में, यानी कि कठपुतलियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कठपुतली के बारे में चर्चा करेंगे। कठपुतली के अलावा हम लोग मार्शल आर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप निश्चित तौर पे इस बात से परिचित होंगे कि ये जो आपके टॉपिक हैं, मूर्त विश्व धरोहर स्थल और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल, यहाँ से प्रश्न केवल इस तरीके से आते हैं कि ये कहाँ पर है, किस जगह है, कहाँ लोकेटेड है, उनके प्लेसेस के बारे में, और कभी-कभी जो है इनके बारे विशेषताओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, कुछ बातें अगर हैं तो उसकी चर्चा हम लोग निश्चित तौर पे करेंगे। लेकिन ये जो दो मुख्य टॉपिक हैं, ये आपको देखेंगे तो मुख्यतः ये तथ्यात्मक ही हैं। भारत में मार्शल आर्ट भी आप देखें कि जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, हालांकि प्रश्नों के पूछे जाने की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन फिर भी पूछे गए हैं, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम इसको भी अपने कवरेज में शामिल करें। तो हम लोगों ने इसे शामिल कर लिया है। तो यहाँ भी प्रश्न आप देखेंगे कि ये पूछा गया है कि हाँ, ये मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। इतनी ही सी बात आती है, इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ विस्तार से यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाता है। और अभी तक कुल मिलाकर के एक बार ही मार्शल आर्ट से प्रश्न देखने को मिले हैं। अगर आप देखेंगे 10, 15, 20 साल का प्रश्न, तो आपको एक यहाँ से प्रश्न ही दिखाई देगा। भारतीय कठपुतली है, कठपुतली के बारे में भी अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका भी मूल स्वरूप वैसा ही है। हम लोग एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। आखिरी में हमारी चर्चा होगी भारत के में जो ये जो आपके विश्व धरोहर हैं या सांस्कृतिक विरासत हैं, इसकी चर्चा हम लोग आखिरी में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कठपुतली के बारे में। थोड़ी सी चर्चा है, थोड़ा सा विस्तार मिल जाता है हमें, कई नए आयाम होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर पाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मार्शल आर्ट्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बारे में। तो हमारा जो क्रम होगा आज बातचीत करने का, वो इसी क्रम में हम लोग बातचीत को करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये सत्र भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। सो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग आइए बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बातें हमें बात करना है, ठीक है। कठपुतली के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे भारत का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा राज्य है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कठपुतली की परंपरा नहीं रही है। ये परंपरा काफ़ी समृद्ध और विविध भी रही है। हालांकि हाल के वर्षों में आप देखेंगे भूमंडलीकरण के दौर में हम देखेंगे कि बाहर से जो हमारे पास जो खिलौने आ रहे हैं, जिनके साथ आजकल बच्चों का इंटरेक्शन होना शुरू हो गया, इसकी वजह से इसकी लोकप्रियता थोड़ी सी कमी है। अन्यथा आप देखेंगे कि हम यहाँ पर में इसके जो हमारे पास कठपुतली है, इसकी बड़ी ही एक समृद्ध और विविध जो है सो शैली और परंपरा रही है। तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जो कठपुतली है, जिसको इंग्लिश में हम लोग पपेट्री बोलते हैं, तो ये कठपुतली है, इसका जो उद्गम है, जो उसका उत्पत्ति स्थान है, ये भारत ही रहा हुआ है। भारत से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो हम देखेंगे क्या है, ये जो कठपुतली है, भारत को कठपुतली का हम देखेंगे कला का उद्गम स्थल माना जाता है। यानी कि जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, यहीं से कठपुतली परंपरा विकसित हुई है। और देश के कोने कोने में हम देखेंगे कठपुतली अपने कई अलग अलग रूपों में, अपने अलग अलग विषय वस्तु के साथ, अलग अलग शैली में आपको ये देखने को मिलता है। तो मूल बात है वो यही है कि कठपुतली का इतिहास अगर हम खंगालने जाएं तो बहुत संभव है कि भारत में ही परंपरा में ये देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसी परंपराएं कई अन्य देशों में भी है, लेकिन इसकी जो परंपरा है वो भारत से ही आपकी शुरू होती है। मोटे तौर पर अगर हम देखें, आमून हम देखेंगे जो कठपुतली जो विविध प्रकार की होती हैं, तो हम उनके संचालन और उनके बनावट को ध्यान में रखते हुए या उनके प्रयोग को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसे मुख्यतः 4 भागों में, 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। तो ये मोटे तौर पे 4 श्रेणियां हैं। ये 4 श्रेणियों में अगर हम लोग देखें तो एक आता है हमारे पास स्ट्रिंग पपेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं धागा कठपुतली, यानी जिसको धागे के सहारे हम क्या करते हैं, नचाते हैं या उसको हम मूव करवाते हैं, उसको हम गति प्रदान करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा बचपन से ही हमारी आदत होती है कि जैसे कि हम देखेंगे कि जो है प्रकाश का प्रयोग करते हुए अपने हाथों के सहारे और एक सॉलिड बैकग्राउंड पे, अक्सर ये काले बैकग्राउंड पर आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं कि छाया जो है कठपुतली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर देखा, तो ये जो है जैसे मान लीजिए कुछ बर्ड हमें बनाना है, तो ये लाइट आया और इधर डार्क अगर आता है तो एक इमेज इस तरह बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं छाया कठपुतली। तो ये भी बड़ा रोमांचकारी रहा है, बचपन में हम लोगों ने कई बार ऐसा किया होगा, कई जगहों पर हमें देखने को मिला होगा। तो इसको बोलते हैं शैडो पपेट्री, जिसको बोलते हैं छाया कठपुतली, ठीक है। ये हो गया छाया कठपुतली हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होता है छर पपेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं छर कठपुतली।
इसका मतलब ये है कि इसके संचालन में, इसके प्रयोग में हम लोग रॉड का प्रयोग करते हैं, रॉड का प्रयोग करते हैं। तो ये रॉड पपेट्री है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं छर कठपुतली, छर कठपुतली, ठीक है। उसके अलावा आजकल आपने बच्चों को भी देखा होगा, कई प्रकार के, विविध प्रकार के जानवर होते हैं जो अपनी उंगलियों में उसके मांस को पहन लेते हैं, ठीक है। जैसे कभी किसी का, जैसे रैबिट का यानी खरगोश का, कभी आप देखेंगे कि पांडा का पहन लिया, और फिर उससे बच्चे ही क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और खेलते रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके दस्ताना यानी पूरे हाथों को पहन कर भी आता है, देखिएगा कभी वानर का होगा, कभी पांडा का होगा, कभी भालू का होगा, पूरे हाथों में पहन के बच्चे क्या करते हैं, तो खेलते रहते हैं। लेकिन ये परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है, ये दस्ताने कठपुतली की परंपरा हमारे यहाँ भी काफ़ी पुरानी परंपरा है, ठीक है। तो ये परंपरा भी देखने को मिली, तो इसको बोलते हैं दस्ताना कठपुतली। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रकार के जो कठपुतली हैं हमारे पास, वो हमें देखने को मिलते हैं। ये 4 प्रकार के कठपुतली हैं जो हमारे पास, हमारे लिए है। तो एक हो गया धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, छर कठपुतली और दस्ताना कठपुतली। ये इतने हमारे पास 4 श्रेणियों में इसको हम लोग विभक्त कर सकते हैं। तो इतनी बातें हो गई। अब आइए देखें कि अगर हम बात करें कि हमारी ऐतिहासिक परंपरा रही है, अगर हम देखें कि भारत में ही कठपुतली का जन्म हुआ है, भारत को ही इसका जनक मानते हैं, तो निश्चित तौर पे जो हमारी प्रारंभिक सभ्यता या संस्कृति रही होगी, इसके वहाँ पर कुछ प्रमाण देखने को मिले हैं। यानी कि अगर हम लोग कठपुतली के इतिहास के ऐतिहासिक संदर्भ को देखने या समझने की कोशिश करें, तो इसका इतिहास हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम देखेंगे कि इसके कुछ प्रमाण हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखिएगा तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थल हैं, वहाँ से खुदाई के बाद उत्खनन से हम देखेंगे कठपुतलियाँ मिली हैं, जिनमें कुर्सियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, जुड़ी हुई है। तो यानी कि इसका अगर हम लोग कहानी अगर देखें तो हम काफ़ी पीछे जा सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ ही। अगर आइए हम लोग अगर बात करें दक्षिण भारत में, तो आपको मालूम होगा कि दक्षिण भारत में संगम काल है, संगम युग है, और इस संगम युग में कई जो है साहित्यों की रचना की गई। इसमें एक साहित्य हमारे पास है, वो है हमारे पास शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, इस शिल्पाधिकारम में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कह लें तो हम देखेंगे कठपुतलियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये दूसरा हमारे पास ऐतिहासिक संदर्भ है, ये जहाँ पर में हम ये बात कह सकते हैं कि हमारी परंपरा में, ऐतिहासिक परंपरा में ही ये कठपुतली परंपरा शामिल थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि नाट्य शास्त्र की चर्चा हमने कई बार की है। तो नाट्य शास्त्र में हम देखेंगे मानव रंगमंच के निर्माता सह निर्देशन के रूप में सूत्रधार का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक जो जो निर्माता है, जो निर्देशक है, वो सूत्र, यानी कि सूत्र का मतलब होता है धागे, धागे पकड़ करके वो क्या करेंगे, वो रंगमंच पे उसका प्रदर्शन करवाते रहते हैं। तो ऐसा पुराने ज़माने के मूवी की जो सिनेमा हैं, उनमें भी आप ऐसा देखेंगे जो आपको दिखाया गया होगा। तो मानव रंगमंच के निर्माता सह निर्देशक के रूप में सूत्रधार का उल्लेख मिलता है। ये सूत्रधार जो है वो धागा पकड़ने वाले होते हैं, जिससे इस बात की का आभास होता है, इस बात की का ज्ञान प्राप्त होता है कि इस समय भी, इस नाट्य शास्त्र में भी अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर में जो है सो पपेट्री शो हमें देखने को मिलता है, पपेट्स हमें देखने को मिलते हैं, कठपुतली हमें देखने को मिलते हैं। अब आइए हम लोग बात करें यहाँ पर में धागा कठपुतली के बारे में, एक एक करके सबके बारे में चर्चा करना शुरू करें। तो ये धागा कठपुतली है, यानी कि जो स्ट्रिंग पपेट्री है, ठीक है ना, इसे हम लोग मैरिनेट या स्ट्रिंग मैरिनेट के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो दूसरा नाम है मैरिनेट या स्ट्रिंग मैरिनेट के रूप में हम भी इनको जानते हैं, कि नाम जाना जाता है। एक प्रकार की कठपुतली है, कठपुतली के शरीर के विभिन्न हिस्सों से जुड़े तारों या तारों द्वारा नियंत्रित होता रहता है। इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि कोई भी कठपुतली अगर आपने बनाई, यहाँ पर मान लेते हैं कठपुतली बनाई, इसके आपने कई भागों को जोड़ा, ठीक है, जोड़ने की कोशिश करी आपने, ठीक है, कई भागों को आपने जोड़ा। उसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पर में हमारे पास अगर हम लोग चर्चा करें तो हमारे पास क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ कई प्रकार के हमारे पास आप देखेंगे इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, बिंदु होते हैं। अब मान लीजिए इनका हाथ बनाना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर सब में जोड़े लगाने शुरू कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, इनका ही मंचन हम लोग क्या करते हैं जो है सो करना शुरू करेंगे। तो आप ये जो देखेंगे यहाँ पर में ये जितने भी जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जो संयुक्त आपको दिख रहा है, इन सभी जगहों पे आप क्या होंगे कि आपको तारों के साथ या किसी चीज़ के साथ इसको फिक्स किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है, और हाथों के द्वारा इसको नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए तारों या तारों द्वारा नियंत्रित होते हैं।
अब होता क्या है कि जो कठपुतली चलाने वाले होते हैं, कठपुतली के हाथ, सिर, शरीर के पिछले हिस्से में छोटे-छोटे छिद्रों में धागे लगाकर नियंत्रण स्थापित करते हैं। मैंने कहा कि जितनी भी जगह है वहाँ पर आप क्या करेंगे, धागे लगाए जाते हैं, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं उसी में धागे बनाए जाते हैं, चाहे वो आपके तार के हों या धागों के हों, और उसी के माध्यम से जब आप हाथों को मूव करते हैं तो इसी हिसाब से यहाँ पर नीचे हाथ और पैर भी आपके मूव करते रहते हैं, यानी कि चलते रहते हैं, गतिमान दिखाई देते हैं, गतिमान दिखाई देंगे। आज भी आप देखेंगे सड़कों के किनारे कई जगह पे हमारी ये जो हमारी अपनी विरासत है, जो हमारी परंपरा है, वो जो बेचारे होते हैं, जो बंजारे जैसे लोग होते हैं, जो बेचारे बंजारे भाई होते हैं, तो कई बार छोटा-छोटा खिलौना लेकर के रोड के किनारे जब आपकी गाड़ी वाड़ी ट्रैफिक में रुकती है, तो आप देखेंगे कि वो लेकर के दौड़ते हुए आपके पास आएँगे और आप उनको कुछ उसमें अच्छा लगा तो आप उसमें ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उनके पास जुड़े हुए अंग होते हैं जो अधिक लचीले होते हैं, जिससे अधिक मुखर हो जाते हैं, यानी कुछ चलाना बड़ा आसान सा कार्य हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जैसे आपने देखा कि आप ये देखिए जितने भी यहाँ पे बिंदु हैं, इन सभी बिंदु में ये धागे लगे हुए हैं, ये सारे धागे लगे हुए हैं। तो अगर आप ऊपर से इनको खींचते हैं, जैसे अगर आपको पैरों को खींचना है तो ये, हाथों को खींचना है तो ये वाला आप जो है सो धागा खींचेंगे। अगर पैरों को खींचना है तो ये वाला धागा खींचेंगे। आपको किस तरफ किसको क्या गति देनी है, ये पूरी तरीके से आप नियंत्रित करते होते हैं, ये आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि अगर हाथों का संचालन करना है तो इन धागों को खींचना होगा, अगर पैरों का संचालन करना है तो इन धागों को खींचना होगा, सिर को अगर संचालित करना है तो इस धागे को खींचना होगा। इस तरीके से पूरे धागे बने हुए होते हैं, ठीक है ना। अब आम तौर पे इस समय जो कठपुतलियाँ बनाई जाती थी, जो इस तरह की जो कठपुतलियाँ होती थी, वो लकड़ी की होती है, हल्की लकड़ियाँ होती थी, उन लकड़ियों की बनी होती थी। तो आमतौर पर ये लकड़ी से बनाई जाती थी, लकड़ी से बनाई जाती थी, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे तो ये किससे बना हुआ है, तो ये लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी से बनाई जाती थी। उन्हें जीवंत विशेषताएं देने के लिए इसमें हम क्या करते थे, फिर जो लकड़ियां होती हैं तो वो थोड़ी सी रॉ होती हैं, कच्चे होती हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा जीवित मतलब विविधता देने के लिए, उसमें और थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए उसे हम लोग क्या करते थे, उसको पेंट करते थे, चाहे उसको रंगों से, विभिन्न वर्णों से, या फिर अगर हम लोग बात करें तो उस समय तेलों से भी, ठीक है ना, उनके साथ हम रंग का संयोजन करके उसके ऊपर उसका लेप चढ़ा देते, जिससे कि उसमें एक खूबसूरती आती थी, देखने में एक आकर्षण हो रहता था, और फिर वो हम उसका संचालन करते थे। तो हम देखेंगे कि विशेषता देने के लिए तेल के रंग लगाए जाते थे, ठीक है, तेल का रंग भी लगाया जाता है, ठीक है, तो ये भी बनाए जाते हैं। अब देखिए, अंगों को लकड़ी के छोटे पाइप से तैयार किया जाता था, छोटे पाइप से तैयार किया जाता था। शरीर को जीवंत पोशाक से सजाया जाता था, ठीक है, जाता है, ठीक है, ये हमने देखा भी होगा कि अच्छे-अच्छे कपड़े, छोटे-छोटे कपड़े इनके ऊपर पहनाए जाते हैं। कई बार अपने घाघरा वाले राजस्थानी स्टाइल में भी आपने देखा होगा लोग पढ़ाते हुए। कई बार देखेंगे पगड़ी भी पहनाया जाता है, जैसे लगता है कि पूरा इंसान ही जीवंत रूप में आपको वहाँ पर दिखाई देगा, इस तरीके का मंचन किया जाता था। तो अंगों को लकड़ी के छोटे पाइप से तैयार किया जाता है, शरीर को जीवंत पोशाकों से सजाया जाता है, और इसे एक वास्तविक एहसास देने के लिए लघु कई बार आभूषण भी चिपकाए जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे छोटे-छोटे शीशे के, आप देखिएगा कि उसमें नग होते हैं, कई बार मिरर्स होते हैं, दर्पण होते हैं, कई बार आप देखेंगे कि जो है सो तारे के आकार के भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उनको आप क्या करते हैं, सजाने के ख्याल से, उनको अलंकृत करने के लिहाज से आप उस पर कई बार छोटे-छोटे उसमें आप आभूषण भी चिपका देते हैं। वो उनके लिए आभूषण विभिन्न रंग प्रकार में आजकल आते हैं बाज़ार में। आप देखिएगा कि वो स्वर्ण जैसा भी होता है, कुछ ब्लू होते हैं, कुछ क्रिस्टल जैसा होता है, कुछ सफ़ेद होते हैं, तो इस तरीके से उनको आप चिपकाते हैं, जिससे कि वो आपका वो बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही खूबसूरत सा आपको दिखाई देता है। अब आइए हम लोग बात करें राजस्थान कठपुतली में। राजस्थान के पारंपरिक कठपुतली को वहाँ कठपुतली के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, कठपुतली के नाम से ही जाना जाता है, जिस कठपुतली की हम लोग चर्चा करते हैं। अब कठपुतली का मतलब जो है, ये दो शब्दों से मिलकर काठ, काठ का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है ना, और पुतली का मतलब होता है गुड़िया, यानी कि लकड़ी की गुड़िया, ठीक है, लकड़ी की गुड़िया हो गई। तो राजस्थान के पारंपरिक जो हमारे पास कठपुतली हैं, उनको हम कठपुतली के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। ये काठ यानी लकड़ी का, पुतली यानी कि गुड़िया के नाम से लिया गया है, ठीक है। लकड़ी के एक टुकड़े से क्या होता है कि एक टुकड़े से नक्काशी की गई है। ये कठपुतलियाँ बड़ी गुड़िया की तरह हैं, जो मध्ययुगीन राजस्थानी शैली के परिधानों में रंगीन कपड़े में पहनी हुई हैं। जैसा मैंने कहा था कि आपसे बताया कि यहाँ पर कपड़े पहनाए जाते हैं, बड़े घाघरे वाले होंगे, पुरुष अगर होगा तो उनके ऊपर पगड़ी वगैरह भी होगी, साफा वगैरह भी लगा हुआ होता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर राजस्थानी मध्ययुगीन जो राजस्थानी शैली है, इसमें परिधान यानी जो वस्त्र होते हैं काफ़ी रंगीन होते हैं, काफ़ी चटकीले होते हैं। आपको शायद ये मालूम ही होगा कि राजस्थान में जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही रंगीले होते हैं, बहुत चटकीले से होते हैं। उसका भी अपना एक भौगोलिक कारण है, वायुमंडलीय कारण है कि क्यों लोग पगड़ी पहनते हैं, क्यों लोग जो है सो विभिन्न रंगों के पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके यह जो है सो उस समय का जो
आपका जो स्थल है, जो राजस्थान की भौगोलिक अवस्थितिकी है, तो आप देखेंगे क्या कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीष्म का प्रभाव रहता है। तो रंगों का रिफ्लेक्शन, जो रंग होते हैं वो जो गर्मी होती है उसको अवशोषित कुछ करते हैं, कुछ उसका रिफ्लेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा-सा वस्त्र आपके जो चटकीले रंगीन होते हैं, तो उसे पहनने से आपको थोड़ा आरामदायक सा महसूस होगा। प्लस उसके बाद हम देखेंगे क्या कि उनके जो कपड़े होते हैं वो थोड़ा-सा एयरी होते हैं। एयरी का मतलब होता है कि थोड़ा खुले-खुले होंगे, जिसकी वजह से हवा का संवहन होता रह सके। पगड़ी होने का मतलब क्या है कि वो गर्मी से आपको बचाएगा। साफ़ा होता है तो गर्मी, लू जैसी जो हवाएँ बहती रहती हैं, तो उससे आपको बचा के रखेगा। तो अब देखिए हमेशा वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस हैं, यानी कि जो वायुमंडलीय जो बोल सकते हैं हम लोग हैं कि जो प्रभाविता रहती है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वो सब भी पहन के रखते हैं। ये कठपुतलियाँ पीछे की ओर लंबी कुर्ती पहनती हैं और उनके पैर नहीं होते हैं, ठीक है। चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं में अंडाकार चेहरा, बड़ी आंखें, धनुषाकार भौं जो होते हैं वो होती हैं, बड़े होठ शामिल होते हैं, ठीक है ना। और हम ये देखेंगे इसको क्षेत्रीय जो गीत और संगीत होता है उसके माध्यम से इन कठपुतलियों का वहाँ पर मंचन किया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि पैर आपको दिखते नहीं हैं, पैर नहीं होते हैं उनके पैर, क्योंकि उनकी जो ड्रेस होते हैं, जो कपड़े होते हैं, परिधान होते हैं, वो पूरे पैर तक कवर होते हैं, तो उसमें पैर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लस उसमें अगर घाघरा अगर देखेंगे तो मैंने कहा कि उसमें फैलाव ज़्यादा होता है, ताकि उसमें फिर उसका अगर पैर नहीं भी दिखते हैं तो उससे कुछ जो है सो नहीं पैर दिखता नहीं है, ठीक है। तो पैर नहीं होने का एहसास नहीं होता है, बस ये होता है कि हाँ वो कपड़ों से ढका हुआ होगा, परिधान से ढका हुआ होगा। तो ये विशेषता है राजस्थान के पारंपरिक शैलों की। अब आइए हम बात करें कुंडेही। कुंडेही ये भी एक प्रकार का कठपुतली है जो कि उड़ीसा का है। सीधा असल आपसे पूछ लेगा ये कहाँ का है, तो हमने बात किया ये है कुंडेही जो कि उड़ीसा का है। उड़ीसा की धागे की कठपुतलियां हैं, कुंडेही के नाम से जाना जाता है। ये हल्की लकड़ी से बने होते हैं, इनकी जो लकड़ी होते हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं, हल्की लकड़ी से बनी होती हैं। उड़ीसा कठपुतलियों के पैर नहीं होते हैं, इनके भी पैर नहीं होते हैं, पैर नहीं होते, ये इसकी विशेषता होती है। लेकिन वे लंबी कुर्तियां पहनती हैं, लॉन्ग स्कर्ट्स पहनेंगे, तो वही वाली संकल्पना जैसा राजस्थान की कठपुतली में है, ताकि लगेगा कि पैर भीतर है, परिधान से बाहर नहीं है। तो लंबी कुर्तियां होने का ये भी वजह है। लंबिया कुर्तियां पहनती हैं, उनमें अधिक से अधिक जोड़े होते हैं, इसलिए वह अधिक बहुमुखी होते हैं, स्पष्ट और ट्रेड करने में आसान होता है। यानी कि उसमें जो जुड़ाव होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप उसको जितना ज़्यादा जुड़ाव रहेगा तो उसके अंदर उतनी ज़्यादा क्या होगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आप उसको आसानी से उसको जो है सो आगे क्या करते हैं, आप उसको चला सकते हैं, उलट-फेर कर सकते हैं। कभी अगर जैसे बोलते हैं ना कि गुलाटी मारना हो, कभी डांस करवाना हो, कोई और उसके अंदर आपको जो है सो तरीके से उसको आपको विविध उसको मूव करना हो, तो ये सारी बातें संभव होती हैं जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं जोड़े होते हैं। कठपुतली चलने वाले अक्सर त्रिकोणीय आकार का एक लकड़ी का सहारा रखते हैं, जिनमें उलट-फेर के लिए धागे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कुंडेही। इसका वेशभूषा यात्रा पारंपरिक थिएटर के अभिनेताओं में द्वारा पहने जाने वाली वेशभूषा से मिलती जुलती है। साथ में दिया जाना संगीत क्षेत्रीय होता है और अक्सर उड़ीसा से प्रेरित होता है। तो अब देखेंगे कि जो कठपुतली संस्कृति है वो क्षेत्रीय संस्कृति ही है। तो जाहिर सी बात है जब इसका हम लोग मंचन करते हैं तो हम वहाँ पे क्षेत्रीय गीत और संगीत का सहारा लेंगे, जैसा कि राजस्थान में भी हम लोग कर रहे थे, उड़ीसा के कुंडेही में भी हम लोग क्या करें, क्षेत्रीय संगीत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। संगीत का क्षेत्रीय होता है। आ जाइए, अब आइए हम लोग बात करें, एक दूसरा हमारे पास कठपुतली है जो कि ये भी धागा कठपुतली है, जिसको हम बोलेंगे गोम्बेट्टा। गोम्बेट्टा ये दरअसल कर्नाटक का जो है सो कठपुतली है, पारंपरिक कठपुतली है। तो ये आप याद रखिए कि कहाँ का है, ये नाम आपको याद रखने चाहिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम देखेंगे गोम्बेट्टा, ये कर्नाटक का धागा कठपुतली है। ये बहुत आपको याद रखना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको यही याद रखना चाहिए कि गोम्बेट्टा है क्या, तो आपको ये पता है कि ये कठपुतली है। कैसे कठपुतली है, किस श्रेणी की कठपुतली है, धागा है, छाया है या दस्ताने वाली कठपुतली है, तो ये एक प्रकार आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये भी मालूम है कि ये धागा कठपुतली है और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ है, वो है हमारे पास कर्नाटक में। तो ये हमारे पास गोम्बेट्टा हो गया, बेटा हो गया, कर्नाटक धागा कठपुतली। अब देखिए गोम्बेट्टा कठपुतली की आकृतियों को हम देखें तो ये अत्यधिक शैलीबद्ध हैं, ठीक है, शैलीबद्ध, जिसमें पैर, कंधे, कोहनी, कुल्हे, घुटनों पर जोर होते हैं, ठीक है, गोम्बेट्टा कठपुतली में। इन्हें एक सहारे से बंधे 5 से 7 धागों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन्हें क्षेत्र के पारंपरिक थिएटर रूप यक्षगान के पात्रों की तरह स्टाइल और डिजाइन किया जाता है। अब जाहिर सी बात, इस समय के आप जानते हैं कि जो गीत संगीत हैं उसका प्रभाव तो इसके ऊपर होगा। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे जो पात्र बनाए जाते हैं, जो कैरेक्टर पपेट्स में बनाए जाते हैं, जो कठपुतली में बनाए जाते हैं, उसके ऊपर ये जो है यक्षगान के पात्रों का प्रभाव रहता है। उसी की तरीके से उनको स्टाइल किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है उसी तरीके से, ठीक है। एपिसोड जो होते हैं यक्षगान नाटकों के प्रसंग पे ही आधारित होते हैं। इसका मतलब इस पे ऊपर गोएम्बट्टा के ऊपर में यक्षगान जो हमारे पास शैली है उसका प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कठपुतली की कुछ अधिक जटिल गतिविधियों को एक समय 2 से 3 कठपुतली संचालकों द्वारा संचालित किया जाता है। इतनी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं ये। तो ये गोएम्बट्टा कर्नाटक धागा कठपुतली और यक्षगान से संबंधित है। इतनी बातें अगर हमें पता है तो हमारा कार्य बहुत आसान सा हो जाता है। इसके साथ बजने वाला संगीत नाटकीय होता है और इसमें एक लोक और शास्त्रीय तत्वों की खूबसूरती मिश्रण होती है। खूबसूरती से इसको मिश्रित किया जाता है। इतनी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं, ये चेष्टा हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये गोएम्बट्टा के बारे में हमारे पास ये कुछ जानकारी है। जो महत्वपूर्ण जानकारी है, क्षेत्र क्या है, किस नाटक या नृत्य का किसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, किस श्रेणी की कठपुतली है, तो ये बातें हमें थोड़ी सी याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए आइए हम लोग अन्य कुछ कठपुतलियों के बारे में बात करें। एक है बम लट्टम। ये जो बम लट्टम है ये भी आपके पास एक कठपुतली है। ये धागे की ही कठपुतली है, ये भी स्ट्रिंग पपेट्री ही है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो है तमिलनाडु का क्षेत्र से आता है। तो बम लट्टम ये हो गया हमारे पास, और ये कहाँ से आ रहा है, ये तमिलनाडु से आ रहा है, ये तमिलनाडु से आ रहा है, ठीक है। ये क्या देता है कि नाम जाना है, ये छड़ और धागा दोनों कठपुतली की तकनीकों का मिश्रण है। तो इसमें हम छड़ का भी प्रयोग, यानी कि ये एक तरीके से मिश्रित कठपुतली है जिसमें छड़ भी है और धागे भी हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये मिश्रण है हमारे पास, छड़ और धागा दोनों कठपुतलियों की तकनीकी से मिश्रण है। बम लहम कठपुतलियाँ सभी पारंपरिक भारतीय कठपुतलियों में सबसे बड़ी है, सबसे भारी और सबसे मुखर होती हैं। ये काफ़ी वेट का होता है, काफ़ी ज़्यादा। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये जो कठपुतलियाँ होती हैं, इनका वजन अगर हम बात करें तो कम से कम कई बार तो 10 किलो और कई बार जो है 10 से 15 किलो भी चला जाता है, आमतौर पर 10 किलो और 4.5 फीट, यानी कि एक आदम कद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे इंसानों में अगर एक बौना कद अगर हम लोग ले लें तो लगभग उतना बड़ा होता है, ठीक है। तो एक छोटे बच्चे का आकार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 4.5 फीट तक का होता है, 10 किलोग्राम तक का होता है। तो ये काफ़ी भारी होता है। इसको संचालित करना भी बड़ा ही धैर्य का काम और बहुत ही सावधानी से इसको किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी भारी होगा। तो ये क्या सबसे बड़ी होती है, जितनी भी भारतीय कठपुतलियाँ उसमें सबसे बड़ी है, सबसे भारी है और काफ़ी मुखर होती हैं। भारतीय परंपरा में भारतीय कठपुतली में सबसे बड़ी है ये, जिनकी लंबाई 4.5 फीट और वजन 10 किलोग्राम तक होता है या हो सकता है। इतनी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लकड़ी की बनी होती हैं और हेर फेर के लिए धागे एक लोहे की अंगूठी से बंधे होते हैं। अंगूठी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, ये दरअसल क्या है कि यहाँ पर क्या है, इतना भारी है तो ये एक रिंग जैसा, जिसको हम लोग छल्ला बोलते हैं, ये आप अपनी उंगलियों में पहनेंगे तो आप उंगली के मूवमेंट को करेंगे और इसी में धागे लटकते होते हैं, जिनसे आप देखेंगे कि ये जो आपके पास है उसका कोई भी हिस्सा, इस कठपुतली का कोई भी हिस्सा जुड़ा हुआ होता है। तो आप इसको जब उंगली में पहन करके जब इसको आप घुमाएंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा आसान सही है आपके लिए हो जाता है, ये आसानी से थोड़ा सा हो जाता है। लकड़ी की बनी होती है और हेर फेर के लिए एक लोहे के अंगूठी से बंधे होते हैं, जिसे कठपुतली संचालक अपने सिर पर मुकुट की तरह पहनता है। कुछ कठपुतलियों के हाथ और बाहें जुड़ी हुई हैं होती हैं, जिन्हें छड़ों से संचालित किया जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं छाया कठपुतली के बारे में, यानी कि शैडो जो पपेट है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि भारत में छाया कठपुतली के प्रकार और शैलियों का सबसे समृद्ध विविधता यहाँ देखने को मिलती है। छाया कठपुतलियाँ सपाट आकृतियाँ हैं, सपाट होती हैं। ये तो आपको पता ही चल गया कि मैंने बताया कि यहाँ अगर हमने किया और इसका छाया इस तरह बना तो बिल्कुल सपाट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको 2 डायमेंशन दिखाएगा, 3 डायमेंशन में नहीं दिखाई देगा, ठीक है, जो छाया है। तो ये सपाट आकृतियाँ होती हैं, 2 डायमेंशन होंगी। इन्हें चमड़े से काटा जाता है, जिसे पारदर्शी बनाने के लिए उपचारित किया जाता है। अब कोई भी आप आकार प्रकार दे करके छाया बना सकते हैं, जिसे पारदर्शी बनाने के लिए उपचारित किया जाता है। छाया कठपुतलियों को स्क्रीन के पीछे प्रकाश के एक मजबूत स्रोत के साथ दबाया जाता है। प्रकाश और स्क्रीन के बीच हेर फेर स्क्रीन के सामने बैठे दर्शकों के लिए जैसा भी स्थिति हो, सिलहुट या रंगीन छाया बनाया जाता है, रंगीन छाया बनाया जाएगा। छाया कठपुतली की तरह यह परंपरा उड़ीसा, कहाँ का यह परंपरा देखने को मिलेगी, उड़ीसा में देखने को मिलेगी, उड़ीसा में भी है। इसके अलावा हम देखें तो केरल में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो यह आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा,
कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। उसका देखें तो ये महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में भी इस तरह की छाया जो हमारे पास कठपुतली है ये देखने को मिलता है, और आज भी ये जो कठपुतली की परंपरा है यहाँ की संस्कृति में काफ़ी हद तक शामिल है, जीवित है, शेष है। ठीक है, अब आइए हम बात करें कि एक हमारे पास इसमें तोगालू गोयम्बेट्टा ये छाया है हमारे पास कठपुतली, ये कर्नाटक से है। तोगालू गोयम्बेट्टा, ठीक है, तोगालू गोयम्बेट्टा को तोगालू गोयम्बेट्टा के नाम से जाना जाता है। तोगालू गोयम्बेट्टा कठपुतलियाँ अधिकतर आकार में छोटी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। बस ये याद रखना है कि तोगालू गोयम्बेट्टा किस तरीके का कठपुतली है और ये कहाँ जो है प्रचलित है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, इसकी एक विशेषता ये होती है कि सामाजिक स्थिति के आधार पर कठपुतली के आकार में भिन्नता होती है। ठीक है ना, यानी कि समाज का प्रभाव मिलता है। मान लीजिए कि अगर राजा है, कोई अगर धार्मिक पात्र हैं, ठीक है ना, तो हम देखेंगे उनको बड़े आकार में दिखाया जाता है। आम लोगों या नौकरों का आकार थोड़ा सा छोटा दिखाया जाता है। तो एक तरीके से सामाजिक स्तरीकरण को यहाँ दिखाया गया है, सामाजिक विभेदीकरण को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, उनको दिखाने की चेष्टा की गई है। तो तोगालू गोयम्बेट्टा में हम देखेंगे कि जो सामाजिक स्थिति है उसका हम बहुत देखेंगे। तोगालू गोयम्बेट्टा में जो सामाजिक स्थिति और परिस्थिति है उसका मंचन अंकन किया गया है। ठीक है, ये हम लोग समझ पा रहे हैं ये कि आधार पर कठपुतली के आकार में भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए राजाओं और धार्मिक पात्रों के लिए बड़े आकार और आम लोगों या नौकरों के लिए छोटे आकार होते हैं। ठीक है, तो आपकी सामाजिक हैसियत के अनुसार आपके आकार को यहाँ पर दर्शाया जाता है कि अगर राजा महाराजा हैं या कोई धार्मिक यानी पुरोहित वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो उनको उनका आकार थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, और जो आम जनजीवन के लोग, आम जनता होंगे या जो दास होंगे, सेवक होंगे, नौकर होंगे, उनके लिए छोटे पात्रों को बनाया जाता है। तो ये होगा तोगालू गोयम्बेट्टा। अब आइए रावण छाया। ठीक है, दो तरीके के नाम मिलेंगे, बहुत मिलते जुलते नाम हैं। एक है रावण हत्था होता है। रावण हत्था एक तरीके का वाद्य यंत्र है जो राजस्थान में होता है, और यह रावण छाया। तो इससे थोड़ा सा आप लोग क्या हो गए, भ्रमित मत होइएगा, भ्रमित नहीं होना है। रावण छाया जो है ये हमारे पास छाया कठपुतली है, और ये उड़ीसा की कठपुतली है। और जो रावण हत्था के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, वो एक वाद्य यंत्र है जो कि राजस्थान का है। तो नाम बहुत में हद तक आपको क्या देखेंगे, समान देखेंगे, समदर्शी दिखेंगे, समता दिखाई देगी, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो हमने देखा क्या, ये जो रावण छाया है हमारे पास है, ये एक छाया कठपुतली का प्रकार है, और ये छाया कठपुतली कहाँ है, ये है उड़ीसा के अंतर्गत है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है, ये रावण छाया जो कठपुतलियां होती हैं एक टुकड़े में होती हैं, और इनमें कोई जोड़ नहीं होता, यानी कि एक सॉलिड पीस ही जनरली होता है। इस प्रकार हेरफेर के लिए बड़ी निपुणता की आवश्यकता होती है। जब आपके पास जोड़ लगे हुए हैं तो आपको इसको मूव करना बड़ा आसान होता है। इसको आराम से मूव कर सकते हैं, इसको आराम से आप मूव कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन जब एक ही आपका बना हुआ हो, एक ही कास्ट का बना हुआ हो, एक ही लकड़ी की से बनी अगर हुई हो, तो इसके संचालन में बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा, बड़े ही कुशलता के साथ इसका संचालन करना होगा। कठपुतलियां हिरण की खाल से बनी होती हैं और साहसिक नाटकीय मुद्राओं में कल्पना की जाती है, कल्पनाएं होती हैं। तो हिरण की खाल यहाँ होंगी, ये दिखाया जाता है, खाल से बनी होती हैं। साहसिक नाटकीय यहाँ पे मुद्राओं में कल्पना की जाती है। हालांकि रावण छाया कठपुतलियां आकार में छोटी होती हैं, सबसे बड़ी 2 फीट से अधिक की नहीं होती हैं, इनके कोई जुड़े हुए अंग नहीं होते हैं। तो ये खास बात है, तो इसलिए इसकी विशेषता आपसे पूछी जा सकती है। आमतौर पे कठपुतली के बारे में हमारी संकल्पना यही होती है कि इसमें जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका संचालन संभव हो पाता है। लेकिन चूंकि इसमें आपके पास जोड़ नहीं है, आप देखेंगे तो इसका संचालन बड़ा कठिन होता है, और संचालन में बड़ी प्रवीणता की ज़रूरत होती है, बड़ी निपुणता की ज़रूरत होती है, बड़े धैर्य की ज़रूरत होती है। आपको यहाँ पर अपनी कुशलता का क्या करना होगा, परिचय देना होगा। छोटी होती हैं, आकार में छोटी होती हैं, सबसे बड़ी 2 फीट से अधिक की नहीं होती हैं, इनमें कोई जुड़े हुए अंग नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी, कोई जुड़े हुए अंग नहीं होते। ये महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत संवेदनशील और गीतात्मक छाया बनाते हैं। मानव आकृतियों के साथ साथ पेड़, पहाड़, रथ आदि का भी उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अब ये छर कठपुतली के बारे में बात करें। ठीक है, छर कठपुतलियां दस्ताना कठपुतलियों का ही एक विस्तार है, लेकिन अक्सर बहुत बड़ी होती हैं और नीचे से छरों द्वारा सहारा दी जाती है और संचालित होती है। मैंने कहा रॉड लगाया जाता है, रॉड लगा रहा, जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा रॉड है, ठीक है, उसके हम देखेंगे ये इसके अंदर हम देखेंगे कि ये कठपुतलियाँ क्या होती हैं। ठीक है, कठपुतलियाँ बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं, ये कठपुतलियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये कठपुतलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो छड़ कठपुतलियाँ हैं, ये छड़ों द्वारा सहारा दी जाती हैं और संचालित होते हैं। कठपुतली का यह रूप अब ज़्यादातर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सिमट करके रह गया, यहीं पर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? हमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये देखने को मिलता है। अब आइए इसी में है पुतुल नाच। पुतुल नाच, ये हमारे पास पुतुल नाच। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की पारंपरिक छड़ कठपुतली है। छड़ कठपुतली है, कठपुतली शैली है, छड़ कठपुतली शैली को पुतुल नाच के नाम से जाना जाता है। बंगाल छड़ कठपुतलियाँ लगभग 3 से 4 फीट की होती हैं और लकड़ी से बनाई जाती हैं और एक विशेष क्षेत्र के विभिन्न कलात्मक शैलियों का ये पालन करती हैं। ठीक है, इतनी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं। बंगाल का छड़ कठपुतली है, ये हमें याद रखना है। पुतुल नाच है, इतनी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए हम लोग बात करें संगीत, वेशभूषा, मौखिक पाठ, यात्रा, थिएटर शैली की बारीकी से अनुसरण करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में छड़ कठपुतलियां जापान की बुनराकू कठपुतलियों की तरह मानव आकार की होती हैं। तो ये याद रखिएगा कि अब आपके लिए एक और तथ्य हो गया कि बुनराकू कठपुतलियां कहाँ की हैं, तो ये जापान की हैं। और जो हमारे यहाँ ये जो पुतुल कठपुतलियाँ होती हैं, ये इससे बहुत हद तक मिलती जुलती हैं कि वे मानव के आकार की होती हैं। लेकिन अब ये लगभग विलुप्त सा हो चुका है, यह रूप अब लगभग विलुप्त हो चुका है, बहुत कम देखने को मिला है। हमारी क्षेत्रीय लोक संस्कृति है वो बिल्कुल जो है अपने अंतिम कगार पे ऐसा लग रहा है कि पहुंच गई है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं बिहार में। बिहार में एक हमारे पास कठपुतली है, वो है यमपुरी। ठीक है ना, ये भी यमपुरी भी एक प्रकार की छड़ कठपुतली है। तो ये याद रखना है कि यमपुरी क्या है। नाम से तो बिल्कुल आप, अगर आपको नहीं पता है तो नाम से आप इसको गेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको जानना पड़ेगा ये यमपुरी क्या है। ये चाकू है, कई बार रामपुरी चाकू आपने सुना होगा, तो ऐसा कुछ आपको एहसास हो सकता है कि क्या है, ऑप्शन में आ सकता है। तो यमपुरी भी एक प्रकार कठपुतली है। और ये किस प्रकार की कठपुतली है? तो ये छड़ कठपुतली है और इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? वो है हमारे पास बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ये? सो ये यमपुरी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। ये बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली है जिसको हम लोग बोलते हैं यमपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? ये कठपुतलियाँ लकड़ी की बनी होती हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की पारंपरिक छड़ कठपुतलियों के विपरीत ये कठपुतलियाँ एक भाग में होती हैं, इनमें कोई जोड़ नहीं होता। ये एक ही भाग में, कोई जोड़ नहीं होता। ठीक है, चूंकि इन कठपुतली में कोई जोड़ नहीं होता, इसलिए हेरफेर अन्य छड़ कठपुतलियों से अलग होता है। इसके लिए अधिक से निपुणता की आवश्यकता होती है। ये हमारे लिए फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं दस्ताना कठपुतलियों के बारे में। दस्ताना कठपुतली, ठीक है ना, ये दस्ताना कठपुतली क्या है? तो आप जानते हैं कि जो ग्लव्स होता है, वो ग्लव्स को हम लोग पहन करके यहाँ आते हैं, ग्लव्स हमारा होता है। ठीक है, तो ये दस्ताना कठपुतली हमारे पास है। दस्ताना कठपुतली, ठीक है, दस्ताना कठपुतली को आस्तीन, हाथ या हथेली की कठपुतलियों के रूप में भी जाना जाता है। सिर या तो कागज की लुगदी का, कपड़े या लकड़ी से बना होता है, जिसमें दो हाथ या गर्दन के ठीक नीचे से निकले हुए होते हैं। जनरली क्या होता है, आप ऐसे कल्पना कीजिए कि आपको हाथ में अगर पहनना है तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हाथ में जाने की जगह होगी। ठीक है, हाथ को ले जाने की जगह होगी और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सिकुड़न होगा और यहीं पर में क्या है कि आप जैसे कोई आकृति हो गई, यानी कि आपने इसे बांधा है तो थोड़ा सिकुड़ सा जाएगा ये। ठीक है, तो सिर या तो कागज की लुगदी अंदर डाल दिया, कपड़े के लकड़ी से बना होता है, जिसमें दो हाथ गर्दन के ठीक नीचे निकले हुए होते हैं। शेष आकृति में एक लंबी वाली कुर्ती होती है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? ये हमारे चालों को मानव हाथ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहली उंगली सिर में डाली जाती है, फिर बीच की उंगली तथा अंगूठा कठपुतली की दो भुजाओं में होती है। तो ये हमारे पास दस्ताना कठपुतली कि आपने हाथों में डाला, आसानी से आपके पास हो गया। आ जाइए नेक्स्ट है भारत में दस्ताना कठपुतली की परंपरा, ये कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और केरल में हमें देखने को मिलता है। ये वहाँ पर लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश में दस्ताना कठपुतली नाटक आमतौर पर सामाजिक विषय वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं, जबकि उड़ीसा में ऐसे नाटक राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित होते हैं। ठीक है ना, नाटक राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित होते हैं। उड़ीसा में कठपुतली कलाकार एक हाथ से ढोलक बजाता है और दूसरे हाथ से कठपुतली को चलाता है। संवादों की प्रस्तुति कठपुतली के चाल और ढोलक की थाप अच्छी तरह से समन्वित होती है और एक नाटकीय वातावरण बनती है। अब आइए हम लोग बात करें कि एक है पावाकुथु। पावाकुथु क्या है हमारे पास? ये केरल में पावाकुथु है। ये केरल में
पारंपरिक दस्ताना कठपुतली खेल को पावाकुथु कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नाटक कथकली से प्रभावित है। यानी कि पावाकुथु जो हमारे पास है वो किससे प्रभावित है? कथकली से प्रभावित है। ठीक है, होती है। कठपुतली की ऊंचाई 1 से 2 फीट तक होती है। इसका सिर लकड़ी और भुजाएं मोटे कपड़े से जुड़ी होती हैं। कठपुतली का चेहरा पेंट, सोने के टिन, मोर पंख आदि से सजाया जाता है। प्रदर्शन के दौरान उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र इसमें क्या क्या होते हैं? तो ये देखेंगे, संगीत वाद्य यंत्र है हमारे पास, वो है हमारे चेंडा, चिंगी लोआ, इलाथलम, और हमारे पास है शंख, थे शंख। ठीक है। विषय वस्तु अगर हम बात करें, रामायण या महाभारत के प्रसंगों से ली जाती हैं। ठीक है, इसके मंचन के लिए पावाकुथु में। और जो महत्वपूर्ण बात है वो है कथकली, और ये केरल में है। इतनी बातें हमारे पास हो गई। जो थीम लिया जाता है यहाँ पर, जो विषय वस्तु ली जाती है, वो रामायण महाभारत से उदाहरण लेकर के उसका मंचन किया जाता है। तो इतनी बातें थी हमारे किसके ऊपर में? कठपुतली के ऊपर में। ये कठपुतली के परंपराओं के ऊपर में हमारी एक विस्तृत चर्चा हो गई। इतना पर्याप्त होता है कि इस तरीके से ही आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपको ये देखना होगा कि कौन सी कठपुतली हमारे लिए किस क्षेत्र की है, और अगर कुछ विशेषता है तो उस विशेषता को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। अब आइए हम लोग बात करें, हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलें। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि कठपुतली के बाद हमारी चर्चा में आज मार्शल आर्ट शामिल होगा। फिर हम लोग मूर्त और अमूर्त जो भी विरासत स्थलें हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखें हम लोग। देखिए, अब जो मार्शल आर्ट है इसका तो सीधा शाब्दिक अर्थ है मार्शल आर्ट, ये युद्ध की कला से जुड़ी हुई है। ठीक है। कुछ कला रूपों पर ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे कलेरिया पट्टू और सिलंबन शामिल थे, लेकिन इन्होंने फिर से जीवित हो गया और स्वतंत्रता के बाद इसे लोकप्रियता हासिल हुई। तो ये जो है ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंध लगाने के कई कारण होंगे। इसमें एक हमारे पास कलेरिया पट्टू है, दूसरा हमारे पास है सिलंबम। ठीक है, शामिल है। लेकिन उन्होंने सिलंबम इसको प्रतिबंधित किया था, लेकिन फिर से जीवित हो गए हैं हमारे देश की आज़ादी के बाद। ठीक है। अब भारत में लोकप्रिय और प्रचलित कुछ मार्शल आर्ट हैं, इनकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। कुछ एक के बारे में चर्चा करना लाजमी भी है। अब देखें कि जो कलरिया पट्टू है, ये हम बात करें कलरिया पट्टू, ये भारत का एक मार्शल जो है सो आर्ट है। ठीक है ना, और केरल में है और काफ़ी पुराना इसका इतिहास है। 4वीं शताब्दी ईस्वी से देखेंगे हम इसकी जो है सो हमारे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो कलेरिया पट्टू हो गया ये हमारे पास, कलारिया पयट्टू, ये सबसे पुरानी जो है वो मार्शल आर्ट में से एक है। ये केरल में 4वीं शताब्दी 4th सेंचुरी जो है एडी में ये उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं, 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। कलारी एक मलयालम शब्द है, इसका अर्थ होता है विशेष प्रकार के व्यायामशाला, जैसको आजकल में जिम बोलते हैं, स्कूल। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण हॉल भी होता था, जहाँ पर देखेंगे कि जो लोग हैं वो इस मार्शल आर्ट का क्या करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। उनको शिक्षा दी जाती थी और उसका अभ्यास भी होता था, यानी ट्रेनिंग भी उनको मिला। ठीक है, और फिर यहाँ पर अभ्यास भी करते थे। तो ये जो शब्द है कलारी, इसका मतलब ही होता है व्यायामशाला या प्रशिक्षण हॉल। ठीक है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कुंजी फुटवर्क है। इसमें फुट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि पैरों का संचालन बहुत तेज़ी से आपको करना होता है। कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फुटवर्क, और इसमें किक, स्ट्राइक और हथियार आधारित अभ्यास शामिल होते हैं। यानी कि बहुत ही चतुराई से, बहुत तेज़ी के साथ, फुर्ती के साथ आपको अपने पैरों का प्रयोग करते हुए किक लगाना है, किसी को हिट करना है यानी मारना है, स्ट्राइक करना है। हथियार भी इसमें अंदर शामिल होते हैं। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है फुटवर्क। ठीक है। अब रही बात, क्या ये पुरुषों तक सीमित है? नहीं, इसका विस्तार महिलाओं में भी है। महिलाएं भी इस कला का से प्रशिक्षित होती हैं, इस कला में प्रशिक्षित होती हैं और इसका अभ्यास करती हैं। तो महिलाएं भी इसमें शामिल होती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। महिलाएं भी इस कला का अभ्यास करती हैं, उसमें शामिल होती हैं। एक प्रसिद्ध नायिका जिसका नाम है उन्नी कारचा ने इस मार्शल आर्ट का उपयोग करते हुए कई लड़ाइयाँ जीती भी हैं। ठीक है। तो एक नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, उन्नी कारचा। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक बिंदु है जिसे हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। अब आइए हम लोग कलेरिया पट्टू के बाद दूसरे मार्शल आर्ट के बारे में बात करें, जो हमारे पास सिलंबम, ये तमिलनाडु का है। ठीक है ना, ये काफ़ी अगर देखेंगे तो इसमें आधुनिकता और वैज्ञानिकता दिखाई देगी। सिलंबम ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये आधुनिक है और वैज्ञानिक मार्शल आर्ट भी हमारे पास है। पांड्य, चोल, चेर सहित तमिलनाडु पर शासन करने वाले राजाओं ने अपने शासनकाल में इसका प्रयोग किया था, प्रचार किया था।
तो जब हम बात करते हैं पांड्य चोल चेर, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह हमारे पास इसका इतिहास संगम काल के समय से दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। शिल्पाधिकारम जो है इसका संदर्भ भी देता है। ये शिल्पाधिकारम तो जानते हैं कि संगम काल की ही रचना मानी जाती है। इस समय भी इसमें भी इसका सिलंबम के बारे में जिक्र मिलता है। इसका यहाँ पर हमें ये मिलता है जिक्र मिलेगा। अब भगवान मुरुगन जो होते हैं भगवान शिव के पुत्र हैं, जिन्हें हम लोग उत्तर भारत में कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, कार्तिकेय भी कहा जाता है। और ऋषि अगस्त्य, इसमें दो नाम हैं, मुरुगन या मुरुगा, ऋषि अगस्त्य द्वारा इस मार्शल आर्ट का शैली का निर्माण किया गया था। यानी इस समय इसमें जो सीधे जो जिनसे जुड़े हुए हैं तो वो है हमारे पास कौन, भगवान मुरुगन, इन भगवान शिव के पुत्र जिनको हम लोग कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, और अगस्त मुनि ने मिलकर के इस मार्शल आर्ट शैली को विकसित किया था। ये सिलंबम है, तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण हो गया। अब हमारे पास दूसरा है, एक तीसरा है मार्शल आर्ट, उसका नाम है थांगता। और तांगता जो है, थांगता, ये मणिपुर के लोगों में, अभी आपने देखा था कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य में हमारे जो मैती भाई बहन हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी रहा था मसला वहाँ पर में, तो संभव है वहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थांगता भी आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, क्योंकि ये क्षेत्र अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो ये जो थांगता है, ये एक आपके पास क्या है, ये एक मार्शल आर्ट है। और ये जो मार्शल आर्ट है, ये कहाँ है, ये है मणिपुर। और जो मैती लोग हैं, हमारे भाई बंद हैं ये, ठीक है, मैती लोग, इनके द्वारा बनाया गया था। ये एक सशस्त्र मार्शल आर्ट है, सशस्त्र, ठीक है, नहीं कि आर्म्ड है, ठीक है, जो सबसे घातक मुकाबला रूप में इसका उल्लेख पाता है। इनका इतिहास अगर हम देखें तो 17वीं शताब्दी में हम देखेंगे मणिपुरी शासकों के द्वारा, मणिपुरी राजाओं के द्वारा काफ़ी समय तक अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा, इस कला का प्रयोग किया जाता रहा, लड़ने का इस्तेमाल किया जाता रहा। दरअसल क्या है कि थांग जो होता है शब्द, इसकी जो थांग शब्द है, इसका अर्थ हम लोग समझें तो ये होता है तलवार, थांग। तो थांग जो है संदर्भित करता है किसको, थांग एक तलवार को संदर्भित करता है, जबकि ता एक भाला को संदर्भित करता है, भाला। तो आप देखेंगे जब थांग ता बात करें तो इसमें दो जो हमारे पास अस्त्र हो गए, एक हो गया हमारे पास तलवार और दूसरा हमारे पास हो गया भाला। तो जो टा है हमारे पास, वो टा क्या है, ये भाला को संदर्भित करेगा, भाला को संदर्भित करता है। इसलिए तलवार और भाला, थांगता के दो मुख्य हमारे पास तत्व हैं जो देखने को मिलते हैं। थांगता मणिपुर का हो गया, और इसमें हमारे पास टा और जो है थांग टा, इन तलवार और भाला दोनों को इसमें शामिल किया गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं पंजाब की। बात करें, जब हम मार्शल आर्ट के बारे में बात करें तो पंजाब का जिक्र ना हो तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। पंजाब का जिक्र होना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो हम देखेंगे कि एक है गटका, गटका ये दरअसल पंजाब है। पंजाब में हम देखेंगे ये भी हथियार आधारित जो है मार्शल आर्ट है, पंजाब का है, गटका है, ठीक है। और सिखों के द्वारा ये हम देखेंगे कि ये क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, सिखों के द्वारा इसे प्रयोग किया जाता है। गटका ये पंजाब के सिखों के द्वारा, इसमें छड़ी, किरपान, तलवार और कटार, इनको शामिल किया जाता है, हथियारों का कुशल उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग बात करें, अब आते हैं हम लोग एक अन्य मार्शल आर्ट के ऊपर जो कि कश्मीर का है, जिसको हम लोग बोलते हैं सकाय। सकाय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग जान लें। मार्शल आर्ट है, इसमें दरअसल सकाय में क्या होता है कि हम तलवारबाजी करते हैं, हम जो है अपनी तलवार का प्रयोग करेंगे। सीधा बस याद रखना है कि ये सकाय क्या है, तो एक मार्शल आर्ट है, किस क्षेत्र का है, किस प्रांत का है, तो ये कश्मीर का है। और सकाई जो है इसमें हम क्या करते हैं, तो हम लोग तलवारबाजी करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। है मर्दानी खेल, ये महाराष्ट्र का है, मर्दानी खेल ये महाराष्ट्रीय पारंपरिक महाराष्ट्रियन सशस्त्र मार्शल आर्ट है। ये कोल्हापुर जिले में व्यापक रूप से प्रचलित है। मुख्य रूप से हथियार की तलवार, तेज चाल और कम रुख के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इतनी बातें आप समझ लीजिए। तो मर्दानी खेल जो हो गया हमारे पास, ये कहाँ हो गया हमारे पास, एक जो है इसे हो गया महाराष्ट्र का, ठीक है। एक होता मलखंभ, वो होता मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो गया मर्दानी खेला। अब भाई हम लोग बात करें पाइका, ठीक है। इतिहास में इसके बारे में आप इन विद्रोह के बारे में भी कई बार पढ़ते होंगे, इसी नाम से मिलता जुलता है। यह एक युद्ध लोक नृत्य है, युद्ध लोक नृत्य है, जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा, ये उड़ीसा का है।
उड़ीसा का है, ठीक है। इसमें नर्तक ढाल और लकड़ी का भाला लेकर नृत्य करते हैं, यानी कि जो ढाल होता है दैट इज कॉल्ड शील्ड, जिसको आगे सामने रखेंगे, और लकड़ी के भाले का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का भाला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नृत्य मुंडा जनजातियों से संबंधित है। नृत्य जो है मुंडा जनजाति से ये संबंधित है, मुंडा जनजाति से, ठीक है। ये बात समझ गए। तो हम देखेंगे मुंडा जनजाति हो गया, पाइक युद्ध कला हो गया, उड़ीसा का हो गया। इसमें ढाल के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का भाला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये नृत्य जो है मुंडा जनजाति से संबंधित है। इतनी बातें हम लोग स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। अब आइए, अब तो ये हमारे पास मार्शल आर्ट। अब हम लोग आते हैं अपने आखिरी कड़ी की तरफ। आखिरी कड़ी में हम लोग बात करेंगे अमूर्त और जो है मूर्त, जो भी हमारे पास हैं जो विरासतें हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। अब ये देखिए क्या है अमूर्त का मतलब, क्या होता है अमूर्त, जिसको जो मूर्त में ना हो, ठीक है, जो आमतौर पे जो इसकी भावना आती है, जिसको जो दृश्य ना हो, जो हम देख ना पाए, अमूर्त का मतलब यही होता है मुख्य तौर पे। अब आइए हम अमूर्त को अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सांस्कृतिक विकास है, तो अमूर्त जो है सांस्कृतिक विकास, अमूर्त सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विरासत गतिशील है और पारंपरिक तथा समकालीन दोनों रूपों में मौजूद है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भौगोलिक सांस्कृतिक सीमाओं से परे समावेशी है। इसमें प्रथाओं का विविध सांस्कृतिक समूह के बीच साझा किया जाता है। अब इसकी पहचान कैसी होती है? पहचान और निरंतरता की भावना में महत्वपूर्ण योगदान है। विरासत, पहचान और निरंतरता में की भावना में, यानी जो हमारे पास चल रहा है, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें उसका योगदान होता है। इसे न केवल इसकी विशिष्टता के लिए महत्व दिया जाता है, बल्कि यह उन समुदायों के भीतर पनपता है जो विरासत को जीवित रखे हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी कि ये आपका ज्ञान हो सकता है, आपकी परंपराएं हो सकती हैं, कौशल हो सकता है और रीति रिवाज हो सकते हैं जो आपको दिखते हैं, को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये सब क्या है जो अमूर्त होता है, यानी कि कोई अगर रीति रिवाज के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर ज्ञान के बारे में, तो ज्ञान दिखता नहीं है, आप इसका जो है जब इसका व्यवहार करेंगे तो लोगों को इसका एहसास होता है। तो ज्ञान हो गया, परंपरा हो गया, कौशल हो गया। कौशल का मतलब स्किल हो गया कि आप कितना अच्छा कोई चीज़ बना सकते हैं। ये तो तब आएगा जब आप उसको मूर्त देंगे तो वो मूर्त हो जाएगा। लेकिन आपका जो कौशल है वो अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, रीति रिवाज, परंपराएं, ठीक है। तो ये जब आप उसको कास्ट करेंगे तब आपको चीजें दिखेंगी। तो ये ज्ञान, परंपरा, कौशल, रीति रिवाज, ये सब के सब अमूर्त में हमारे पास आते हैं। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब विरासत बन जाती है? ये तब बनती है जब इसे बनाए रखने और प्रसारित करने वाले समुदायों, समूहों या व्यक्तियों द्वारा इसे स्वीकार्यता और मान्यता दी जाती है, ठीक है ना। जब ये मान्यता प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो ये सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में चला आता है, में आ जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत तभी बनता है जब हम देखेंगे इसको बनाए रखने और प्रसारित करने वाले समुदायों, समूहों या व्यक्तियों द्वारा इसे स्वीकार्यता और मान्यता दी जाती है। अब आइए थोड़ा सा देखें, ये बहुत ही तथ्यात्मक होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अमूर्त जो है, संभव है थोड़ा सा आपको दिखे ना, लेकिन मैं बोलूँगा तो इसको देखिएगा। गुजरात का गरबा, इसे वर्ष 2000 में अमूर्त विरासत श्रेणी में रखा गया था, ठीक है ना। अब ये जो गरबा है, ये जो गरबा शैली है हमारे पास, गरबा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है हमारे पास गरबा, ये हमने देखा, ये हमारे पास क्या है, गरबा। ये गुजरात का है, गरबा गुजरात का है। और ये क्या है, एक नृत्य, भक्तिपूर्ण नृत्य है। ये एक प्रकार का नृत्य है जिसमें भक्ति होती है और नवरात्रि के अवसर पर इसको किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं? ये एक तरीके का नृत्य है। ये थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये आपको थोड़ा सा देखने में शायद संभव है कि दिक्कत हो, लेकिन जो मैं बोलता हूँ कृपया करके उसको सुनिएगा, समझने की चेष्टा कीजिएगा। तो गरबा हो गया, ये एक भक्तिपूर्ण नृत्य है। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल देता हूँ। भक्तिपूर्ण नृत्य है जो अक्सर हम देखेंगे नवरात्रि के अवसर पर इसको प्रदर्शित किया जाता है। गुजरात का हो गया। वर्ष 2023 में इसे अमूर्त विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया। इसी तरीके से कोलकाता का हमारा दुर्गा पूजा है, इसे 2021 में हम लोगों ने अमूर्त विरासत श्रेणी में इसे शामिल किया गया। कोलकाता का दुर्गा पूजा भी शामिल है। इसके हम बात करें तो कुंभ मेला, ठीक है ना, ये 2017 में इसे मिला। अब ये क्या होता है, यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। अभी अभी आपने देखा है कि हमारे प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, सफल आयोजन किया गया, जिसके दौरान श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं। ये उत्सव जो है, अगर हम बात करें कुंभ मेला, तो हम देखेंगे तो अलग अलग शहरों में क्या आता है। इसके करने के लिए प्रयागराज एक जगह प्लेस है, एक है हरिद्वार है, दूसरा उज्जैन हमारे पास है, और चौथा है नासिक, ठीक है ना। तो ये 4 जगह हो गए, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे भारत में हर एक 4 वर्षों पे
ठीक है ना। हर एक 4 वर्षों पे देखेंगे अलग अलग स्थानों पे क्या होता है कि ये है कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन एक स्थल पे हम देखेंगे इसकी पुनरावृत्ति 12 साल के बाद होती है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं हमें 4 साल में अपना कुंभ दिखेगा। ठीक है, उसके देखिए आइए हम लोग बात करते हैं कि योग है 2016 में। यह एक अभ्यास है जिसमें आसन, ध्यान, नियंत्रित श्वास, जाप, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की तकनीकें शामिल होती हैं। यानी कि आध्यात्मिक होने का जो सबसे बड़ा तरीका है, जो जरिया है, वो है हमारे पास योग का। परंपरागत रूप से यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रसारित होता है। नवरोज, ये पारसी नवरोज के रूप में मनाया जाता है। 2016 में योग को भी और नवरोज को भी हम लोगों ने अमूर्त विरासत की श्रेणी में शामिल किया। पंजाब में एक है जंडियाल गुरु के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने की पारंपरिक पीतल और ताम्र शिल्प कला। ठीक है, पंजाब में तो जंडियाला गुरु के ठठेरों, ये एक मौखिक परंपरा ठठेरा समुदाय में पीढ़ियों से चली आ रही है। इसमें पीतल, तांबा, कांसे जैसे धातुओं को गर्म करके उन्हें कार्यात्मक और अनुष्ठानिक बर्तनों में ढालना शामिल है। यह औषधीय प्रयोजन के लिए आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी अनुशंसित है। आपने देखा होगा आजकल भी एक परंपरा सी बनी है, एक लोग कहते हैं कि आपको जल जो है वो तांबे के पात्र में पीना चाहिए, जिससे कि जो तांबा है वो आपके शरीर में जा सके। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे जो धातु के बने हुए होते हैं, कुछ धातु हमारे पास आजकल तो हम लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। फ्रिज में बॉटल्स हमारी प्लास्टिक्स की होती हैं, फ्रिज का पानी हमारा बहुत अच्छा नहीं होता है, उसमें आप देखें जब बॉटल पानी रखते हैं तो वो आपके लिए जो है सो क्या करेगा, आपके जो है एसिडिटी का कारण बन जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो लोग कहते हैं कि परंपरागत तरीके से, यानी कि तांबे उम्बे के पात्रों में आप बर्तन को रखें और पानी पिएं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसमें औषधीय प्रयोजनों के लिए आयुर्वेद ग्रंथों में अनुशंसित है। 19वीं शताब्दी में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा इसे संरक्षित भी किया गया था। महाराजा रंजीत सिंह द्वारा संरक्षित भी किया गया था। ठीक है, अब आइए संकीर्तन, मणिपुर का अनुष्ठान, गायन, ढोल बाजन और नृत्य आदि शामिल। 2013 में यह एक मणिपुरी अनुष्ठान कला है जो मणिपुरी वैष्णवों के जीवन में धार्मिक अवसरों और चरणों को चिन्हित करने के लिए गायन, ढोल बजाना और नृत्य का संयोजन करती है। यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हुए मंदिरों में किया जाता है। तो संकीर्तन जो है ये कहाँ है, ये मणिपुर में है, ये याद रखिएगा। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठान, गायन, ढोल और नृत्य है संकीर्तन। हालांकि आपने संकीर्तन असम के संदर्भ में भी पढ़ा होगा। ठीक है, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत। अब ये हम लोग बात करें लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ये भी हमारी सांस्कृतिक विरासत में है। ठीक है, जिसे 2012 में इसे ये शामिल किया गया था। 2012 के अंदर हम बात करें तो 2012 में ये बौद्ध लामा पुजारी बुद्ध की आत्मा, दर्शन, शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पवित्र ग्रंथों का जाप करते हैं। लद्दाख में बौद्ध धर्म के 2 रूप प्रचलित हैं, एक है हमारे पास महायान और दूसरा हमारे पास है वज्रयान। ठीक है, और 4 प्रमुख संप्रदाय हैं जिसमें निगमा हमारे पास है, काग्युद, शाक्य और गेलुक। ठीक है, ये 4 जो है ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय, यानी कि यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जो प्रचलन है 2 मुख्य बौद्ध संप्रदायों का है, एक है महायान का और दूसरा है वज्रयान का। इसकी ही अपनी उप जो है शैलियाँ हो गई, अब मतलब कि संप्रदाय हो गए, इसमें निगमा, काग्युद, शाक्य और गेलुक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक संप्रदाय में जप करने के कई रूप होते हैं जिनका अभ्यास जीवन चक्र अनुष्ठानों के दौरान बौद्ध और कृषि कैलेंडर के महत्वपूर्ण दिनों में किया जाता है। अब भाई हम लोग बात करें छऊ नृत्य, 2010 में इसे मान्यता मिली। ये उड़ीसा का है। ठीक है, मयूरभंज में छऊ उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में 3 इसकी उप शैलियाँ हैं। पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल का है, सरायकेला छऊ जो कि झारखंड का है और मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा का है। यानी कि 3 जगहों पर, राज्यों में इसे जो इसका प्रदर्शन किया जाता है। यह मुख्य रूप से वसंत उत्सव के दौरान समुदाय व्यापी भागीदार के साथ 13 दिनों तक चलता है। रात में पुरुष नर्तकों द्वारा महाभारत और रामायण सहित महाकाव्यों और स्थानीय लोक कथाओं के प्रसंग का अभिनय किया जाता है। इसमें मयूरभंज छऊ को छोड़कर नर्तक मुखौटे पहनते हैं। राजस्थान के कालबेलिया, ठीक है, लोक नृत्य ये है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसे 2010 में शामिल किया गया। राजस्थान में कालबेलिया जनजाति द्वारा ये सांपों को पकड़ने और व्यापारिक व्यवसायों के लिए जाना जाता है। लहराती काली स्कर्ट कि महिलाएं नागिन की हरकतें नकल करते हुए नृत्य करती हैं और घूमती हैं, जबकि पुरुष उनके साथ खंजरी, ताल वाद्य और पुंगी, एक लकड़ी का वाद्य यंत्र होता है, को इसको जो है पारंपरिक रूप से सांपों को पकड़ने के लिए बजाया जाता है और पर उनका साथ देते हैं। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? इतनी बातें महत्वपूर्ण है। कालबेलिया, ठीक है। चलिए अब भाई हम लोग बात करें, ये है मदियट्टू, ये केरल का है। मदियट्टू केरल, ठीक है, केरल का है।
ठीक है। पारंपरिक अनुष्ठान, थिएटर, लोक नृत्य और नाटक जिसमें देवी काली तथा राक्षस दारिका के बीच युद्ध दिखाया गया है। तो काली माता और जो है राक्षसी का जो है यहाँ पर दारिका, इनके बीच युद्ध का मंचन किया जाता है, को दर्शाया गया है। या फसल कटाई के बाद फरवरी से मई तक मंदिरों, गांव के मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर इसको होता है भगवती काबूस में। कलाकार भारी मेकअप करते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप होता है उनके चेहरे पर, भव्य पोशाक, चेहरे की पेंटिंग, लंबे सिर पर टोपी जो अलौकिकता का प्रतीक होता है। तो मदियट्टू हो गया। रमन के बारे में बात करें तो हम देखेंगे उत्तराखंड के चमोली जिले में ये दिखाया जाता है, जो कि भूमियाल देवता के गांव के जो भूमियाल देवता होते हैं उनके मंदिर के प्रांगण में इसको दिखाया जाता है। इसके महत्व पहलू में जागर गायन और स्थानीय किंवदंतियां वर्णन शामिल है। रमन, ठीक है ना, ये 2009 में। वैदिक मंत्रोच्चारण यानी कि जो वैदिक चैंटिंग होती है, ये सबसे पुरानी अखंड मौखिक परंपराओं में से एक है, जिसमें कई पाठ या वैदिक मंत्रों के जाप के तरीके शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये भी है हमारे पास, जो कि 2008 में शामिल किया गया। रामलीला भी शामिल है। ठीक है, उसका देखेंगे हमारे पास रामलीला को भी शामिल किया गया, किसमें, आपके पास सांस्कृतिक विरासत के रूप में अमृत में इसको भी शामिल किया गया। कुटियाट्टम ये संस्कृत रंगमंच है। ये शास्त्रीय रंगमंच के सबसे पुराने जीवित रूपों में से एक माना जाता है यहाँ पर में। ठीक है, और कुटियाट्टम में प्रस्तुत नाटक शास्त्रीय संगीत ग्रंथों पर जो है सो आधारित होता है, जिसमें हम बात करें कि खास करके देखेंगे भाष और कालिदास, जो दो हमारे पास लेखक हैं, उनके के नाटक, प्राचीन नाटककारों के नाटक पर आधारित होते हैं। कथाओं में अक्सर भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत के प्रसंग शामिल होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हमारे पास है जो हमें यहाँ पर इसमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें हो गई हमारे पास। अब आइए, अब ये जो जितनी भी बातें हमारे पास हैं, ठीक है ना, इनका हम लोग चयन कैसे करते हैं, चयन के लिए मानदंड क्या है, इनके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चयन यानी कि जो विरासत शैली है, जो विरासतें हैं, इसको हम लोग चयन कैसे करते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या है कि विश्व धरोहर सूची में जो है, सूची में मतलब अभी तो हमने ये बात कर ली, ये तो अमूर्त हो गया। अब मूर्त के बारे में बात करेंगे, मूर्त के लिए। ठीक है, और मूर्त जो हमारे पास जो विरासत है, उसका हम लोग चयन कैसे करते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे, यानी कि मूर्त। अब ये मूर्त के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मूर्त के बारे में बात हो रही है। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए स्थलों का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का होना चाहिए। 10 चयन मानदंडों में से कम चयन मानदंडों में कम से कम एक आपके को कम से कम एक पूरा करना चाहिए। यह सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत के आवश्यक स्थान है, जैसा कि वर्ष 1972 में स्थापित यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन में वर्णित है। जैसे संपत्तियों का संरक्षण, प्रबंधन, प्रामाणिकता और अखंडता भी महत्वपूर्ण विचार है। वर्ष 1992 से लोगों को और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच महत्वपूर्ण अंतःक्रिया को सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये कुछ आधार माने गए हैं, जिस आधार पर हम लोग मूर्त की शैली में रखते हैं। वर्ष 2004 के अंत तक विश्व धरोहर स्थलों का चयन 6 सांस्कृतिक और 4 प्राकृतिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है। तो ये याद थोड़ा रखिएगा, ठीक है, कि चयन में 6 सांस्कृतिक हमारे पास तत्व हैं और जो है प्राकृतिक के 4 तत्व हैं, मानदंड हैं, जिसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए संशोधित परिचालन दिशा निर्देशों को अपनाने के साथ 10 मानदंडों में से केवल एक सेट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये कम से कम होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए, जिसको 10 मानदंडों में केवल एक हमारे पास अगर है तो हमें मिल जाएगी मान्यता। अब आइए, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं कुछ, इनको हम लोग देख लेते हैं, कुछ एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है, इन सभी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, एक जो है सांस्कृतिक में हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्या, वो हमारे पास होयसल। होयसलास के मंदिर आप जानते हैं, कर्नाटका में विद्यमान है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसे 2023 में सूची में शामिल किया गया था, 2023 के अंदर। ठीक है, 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में होयसल शैली के मंदिर परिसरों के 3 सबसे विशिष्ट उदाहरणों को शामिल किया गया। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, तो बेल्लूर में है चेनव केशवा मंदिर, हेलीबेड में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में केशव मंदिर। इनको सामूहिक रूप से यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। तो है चेन केशवा मंदिर, ठीक है, हेलीबेड मंदिर में होयसला के मंदिर यानी होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में केशव मंदिर को सामूहिक रूप से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये जो होयसला मंदिर है मूल रूप से द्रविड़ शैली में है। ठीक है, लेकिन इस पर भूमिजा, नागर, कर्नाटक द्रविड़ शैलियों का भी स्पष्ट प्रभाव दिखता है, यानी कि संश्लेषित है, ये संश्लेषित है। लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे मूल रूप से होयसलाज में द्रविड़ शैली के हैं, लेकिन इसमें नागर शैली का भी प्रभाव है, भूमिजा का भी प्रभाव है, कर्नाटक का भी प्रभाव देखने को मिलेगा।
अब ये जो होयसल मंदिर हैं अपनी जटिल नक्काशी, ज्यामितीय स्तंभ और तारे के आकार की छतों के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी आप देखेंगे यहाँ पर जो अंकन किया जाता है, आप देखिएगा कि जो स्थापत्य कला है वो इस तरीके से आता है और यही चीज़ें आपको छत में भी और आपकी ज़मीन पे भी तारे के तरीके से आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इसी आधार पे इसका अंकन होता है। तो तारों के आधार पे तारे, स्तंभ और तारे, ठीक है, के आधार पे देखते हैं। होयसलों ने अपनी संरचनाओं के लिए नरम सेलखेरी के पत्थर का उपयोग किया क्योंकि इन्हें जटिल नक्काशी के लिए उपयुक्त पाया गया है। ठीक है, अब आइए बात करें शांति निकेतन। शांति निकेतन तो आप लोग जानते ही हैं। अब ये पश्चिम बंगाल में है, इसे भी शामिल किया गया। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, इसे भी वर्ष 2023 में शामिल किया गया, सूची में शामिल किया गया। अब ये है, ये बंगाली में अर्थ है शांति का निवास। शांति निकेतन का मतलब शांति का निवास, जो मूल रूप से देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित एक आश्रम है। एक आश्रम है। शुरुआती दौर में ये एक स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जाना जाता था। तो ये एक स्कूल के तरीके से था और इसे हम लोग एक ब्रह्मचर्य जो है सो संस्थान के नाम से जाने जाते थे जाना जाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में शांति निकेतन को एक विश्वविद्यालय परिषद में परिणत कर दिया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का इसमें जो है सो योगदान रहा और ये एक विश्वविद्यालय के रूप में जैसे परिवर्तित हो गया। ये एक आवासीय विद्यालय और प्राचीन भारतीय परंपराओं, मानवता की एकता के दर्शन पर आधारित कला केंद्र था। मानवता की एकता और या विश्व भारती को मान्यता देते हुए वर्ष 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये शांति निकेतन हमारा हो गया। धोलावीराजे इसे 2021 में शामिल किया गया, वर्ष 2021 के अंदर इस सूची में शामिल किया गया। ये कच्छ के रण में स्थित है, पुरातात्विक स्थल है। इसमें जो है सो हम देखेंगे गढ़वाली शहर, कब्रिस्तान और एक परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली शामिल है। साथ ही साथ आपको ये मालूम होगा जल प्रबंधन के अलावा धौलावीरा इसलिए भी जाना जाता है कि आमतौर पे हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं वो दो भागों में बटे हैं। एक देखेंगे ऊपरी शहर जिसको कि दुर्गीकृत यानी सिटाडेल का इलाका बोलते हैं, और दूसरा निम्न शहर, निम्न वाला जो लोअर टाउन्स होते हैं वो होता है। लेकिन यहाँ पर तीन भागों में ऊपरी, मध्य और जो है निचला शहर में बांटा गया। यानी कि इसका जो है प्रबंधन वो तीन नगर हैं, तीन खंडों में बांटा गया है इसका, 1, 2 और ये 3। तो ये हो गया हमारे पास अपर टाउन, इसको बोल दीजिए, ये इसको मिडिल टाउन बोल दीजिए और ये बोल दीजिए लोअर टाउन। यानी निचला शहर, मध्य शहर और ये ऊपरी शहर, तीन भागों में ये शहर आपका बटा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग बात करें काकतीय के रुद्रेश्वर मंदिर। तेलंगाना में ही है काकतीय के रुद्रेश्वर टेम्पल, तेलंगाना में है। इसे वर्ष 2021 में सूची में शामिल किया गया था। तेलंगाना में स्थित यह हिंदू मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और काकतीय शैली में निर्मित किया गया है। काकतीय सम्राट काकतीय गणपति देव ने अपने मुख्य सेनापति रुद्र समानी के निर्देशन में मध्ययुगीन दक्कन रामप्पा मंदिर के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने की, जो 1213 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसके प्रमुख वास्तुकार रामप्पा के कारण ही इस मंदिर का नाम रामप्पा रखा गया। तो इसके वास्तुकार कौन है? रामप्पा, और इसी के नाम पे इस मंदिर का नाम जो है वो क्या रखा गया? वो रामप्पा मंदिर रखा गया। ठीक है, इसमें सैंडबॉक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है, सैंडबॉक्स की तकनीक का प्रयोग किया गया। इसके एक स्तंभ पर भगवान कृष्ण की नक्काशी देखी जा सकती है। ठीक है, एक स्तंभ पे, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्तंभ में अगर हल्का सा अगर क्या करेंगे आप उसको मारेंगे तो आवाज़ जो निकलेगी, जो ध्वनि आएगी, ठीक है ना, वो काफ़ी मधुर सी होती है। यानी कि बड़ा ही संगीत के आधार पे यहाँ पर इतनी वैज्ञानिकता है इसके अंदर, इस स्तंभ के अंदर, कि आप जब करेंगे इसमें, आप उसको टच करेंगे ऐसे, तो इसमें से एक बड़ी मधुर ध्वनि निकलेगी, कोई कर्कश आवाज़ नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख करके इसको बनाया गया है काकतीय रुद्रेश्वर जो है मंदिर। अब रानी की बाप, आपने देखा है कि 100 रुपये के नोट पे जो होता है वहाँ पर रानी का बाप को भी दिखाया गया है। इसे वर्ष 2014 में सूची में शामिल किया गया, जो गुजरात का है। ठीक है, शामिल किया गया। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और इसे 11वीं शताब्दी रानी उदयमती ने अपने पति सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। इसे एक उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया जिसमें विभिन्न धार्मिक और पौराणिक धर्मनिरपेक्ष कलाएं शामिल हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास है भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की प्राकृतिक स्थल भी कुछ है, जिसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को हिमाचल प्रदेश में
शिमला के करीब है। आप शिमला कोई अगर घूमने जाते हैं तो आप देखेंगे, आपको दिखेगा ये, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ये हमने बात किया वर्ष 2014 में इसे सूची में शामिल किया गया था और इसकी स्थापना वर्ष जो है 1984 में है। पश्चिमी हिमालय की अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए की गई थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है, जो सैराज वन प्रभाग और ऊपरी ब्यास नदी जलग्रहण के कुछ हिस्सों को शामिल करता है। यह पार्क विविध प्रकार की वनस्पतियों का घर है, जिसमें अल्पाइन घास मैदान, शंकुधारी वन और औषधीय पौधे शामिल हैं। कुछ प्रमुख प्रजाति हैं यहाँ पर, ओक, देवदार, ब्लू पाइन और स्प्रूस इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में मिश्रित श्रेणी में कौन कौन से हैं? इसमें एक आता है हमारे पास कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है। इसे वर्ष 2016 में शामिल किया गया, सूची में शामिल किया गया है। यह एक मिश्रित विरासत स्थल है, इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व के तत्व मौजूद हैं। यह पूर्वी हिमालय में स्थित है, जिसमें उत्तर और पश्चिम सिक्किम के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसका नाम दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा के नाम पर रखा गया है। यह लुप्त प्राय लाल पांडा को आश्रय देने के लिए बनाया गया है, जाना जाता है, जो पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली एक दुर्लभ प्रजाति है। यह उद्यान दुर्लभ हिम तेंदुओं के साथ साथ अन्य हिमालय प्रजातियों जैसे हिमालय थार और हिमालयन ब्लू जो है सीम है, उसके लिए भी ये जाना जाता है। तो ये हमारे पास श्रेणी हो गया। इसके साथ ही हम लोग इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये जो सत्र है, मुझे आशा है कि ये भी सत्र आपके लिए लाभदायक होगा। इसके साथ ही इसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं, हम लोग इसको एंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला अब मेरे ख्याल से 2 या 3 सत्र और आपके हैं। एक में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मुझे साहित्यों के बारे में चर्चा करनी है, एंड दूसरा जो है हमारे पास हम लोग को बात करना है वो धर्म और दर्शन के ऊपर में बात करें, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी। एंड मेरे ख्याल से शायद ये 2 ही हैं, बच चुके हैं शायद, वो मैं देख लेता हूँ। तो ये हम लोग करके फिर अपने इस सत्र को हम लोग समाप्त करेंगे और मुझे लगता है कि इसका काफ़ी सफल तरीके से हम लोगों ने किया है। धन्यवाद।